बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 28 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, इस सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक ऐसी पेशरफ जिसकी जानिब ना किसी का ख्याल गया, ना ही किसी ने सोचा, और वो गैर मतवक्के डेवलपमेंट हो गई है। बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन की सियासी जमातों के माबैन जो बज़ाहिर डेडलॉक पैदा हुआ है, जो बज़ाहिर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इन हालात में लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने बराह रास्त हुकूमती इत्तेहादियों के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन से ये राब्ता हुकूमत की कौन कौन से इत्तेहादी जमात के साथ किया है, कौन कौन से इत्तेहादी जमात के लीडरान के साथ किया है, और नवाज शरीफ के कंट्रोल टावर के साथ राब्तों की क्या सूरत हाल है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ये ख़बर किस सोर्स के ज़रिए हमारे तक पहुँची है, उस सोर्स का नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी खबर ये है कि एक बड़े आला ओहदे पे बैठी ज़िम्मेदार शख्सियत ने कप्तान को मुस्तफ़ी होने का पैगाम पहुँचाया है। ये क्या मामला है? ऐसे हालात में जब अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हुकूमत को घर भेजने की बातें की जा रही हैं, तो हुकूमत के अंदर से आला शख्सियत किस मामले पर रिज़ाइन करना चाहती है और क्यों उन्होंने ये एक सख्त तरह का एक धमकी अमेज़ पैगाम मुस्तफ़ी होने का खान साहब को पहुँचाया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है, हुकूमत से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। यानी हुकूमत की जानिब से हालिया कुछ हफ़्ते पहले एक ऐसा ऑर्डीनेंस जारी किया गया जिसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसको ओवरराइड इफेक्ट दिया गया। उस ऑर्डीनेंस के ज़रिए कहा गया कि इस ऑर्डीनेंस के इजरा के बाद जो वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले पाएंगे। उस ऑर्डीनेंस के ऊपर सियासी जमातों की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़ात हैं, उनका इजहार किया गया। लेकिन फिर ये भी देखा गया कि इस ऑर्डीनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के एक शहरी की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर समाअत 25 फरवरी को होना थी। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदम दस्तयाबी की वजह से 25 फरवरी को उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत ना हो सकी। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत भी की है और पहली समाअत पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। आज की समाअत के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया है, और किन कानूनी सवालात पर ये नोटिस जारी किया गया है और मामनत मांगी गई है, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देते हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्त गुज़ार के वकील से ये पूछा कि आप पहले तो ये बताएं कि इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें किस किस्म की तरमीम हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई हैं। तो दरख्वास्त गुज़ार के वकील तो इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा कि ये तो बदनीयत में मबनी जो है वो ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। इसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है आर्टिकल 218 2022 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात कराने का, उस पर एक तरह से ओवरराइड इफेक्ट हुकूमत ने इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए दे दिया है। इलेक्शन कैसे कराना है, उसकी शफाफियत को कैसे यकीनी बनाना है, ये आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया गया है। और इस अख्तियार के तहत कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, कौन से लोग इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले पाएंगे, पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का करने का अख्तियार है। एग्जेक्टिव जो है वो इलेक्शन के कंडक्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। फिर दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने यह भी कहा कि अगर आप इस ऑर्डीनेंस को देखें, इसको पढ़ा जाए, और जिस तरह से 17 को सेनेट का जो सेशन था वो ख़त्म होता है और 18 फरवरी से कौमी असम्बली के सेशन का आगाज़ होना था, लेकिन हुकूमत ने जैसे ही सेनेट का सेशन ख़त्म होता है 17 फरवरी को, उसके बाद 18 फरवरी से शुरू होने वाले कौमी असम्बली के सेशन को ख़त्म कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है। दरख्वास्त गुज़ार के वकील का मुद्दा ये था कि ये एक प्री प्लान पहले से तैयार किया गया एक ऑर्डीनेंस था और इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही सेनेट का जो सेशन है उसका इख्तिताम होगा, कौमी असम्बली के सेशन को आगे प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा, आगे उसे मौखर कर दिया जाएगा, तो इस दौरान ये ऑर्डीनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इंटेंशनली, दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने कहा कि इरादतन पूरी नीयत के साथ, जो कि बदनीयत पर मबनी नीयत थी, ये ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और ये धांधली का एक प्री प्लान मनसूबा हुकूमत की जानिब से बनाया गया है, जिस पर जैसे आमिर फ़ारूक ने अटॉर्नी जनरल को और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया है इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कि क्या इस ऑर्डीनेंस के जारी होने से जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है साफ शफाफ इंतखाबात कराने का, उस पर कोई असर पड़ेगा।
और फिर ये भी पूछा गया है कि इस ऑर्डिनेंस को इतनी अर्जेंसी में जारी करने का मकसद क्या था। इस पर भी जो है वो मामनत जो है वो अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत से मांगी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको ख़बर दी है कि ऐसी डेवलपमेंट, बाकी किसी ने उस डेवलपमेंट के बारे में, पेशरफ्त के बारे में नहीं सोचा होगा जब ये तहरीक एतमाद की खबरें आना शुरू हुई थी। अब जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं, शेख रशीद साहब ने भी कल दावा किया है कि तहरीक एतमाद के मामले पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। लेकिन मैं जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पहले उस सोर्स का नाम भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं इसहाक डार ने अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यू में इन तमाम चीज़ों का दावा किया है। आपने हो सकता है कि इसहाक डार का वो इंटरव्यू सुन लिया हो, लेकिन जो बातें इसहाक डार ने कही हैं मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन बातों का मकसद क्या था, मतलब क्या था, उन्हें डी कोड करके आप नाज़रीन की खिदमत में जो असल खबर है वो मैं पेश करूँगा। इसहाक डार से नाज़रीन सवाल ये पूछा गया कि क्या आप इस बात पे तैयार हैं कि CM शिप जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो चौधरी साहबान को दे दी जाए, ऐसी कोई डिमांड आपके सामने रखी गई है। तो पहले तो इसहाक डार ने इनकार कर दिया कि मैं चूँकि उन मीटिंग में मौजूद नहीं था जो शहबाज शरीफ की हुई है, चौधरी साहबान के साथ जो जरदारी की हुई है, जो मौलाना की हुई है, मुझे ऐसी डिमांड का कुछ पता नहीं और ये सवाल मुझसे ऊपर का सवाल है, मुझसे ये सवाल ना पूछा जाए। फिर बात को आगे करते करते एक मौका पे इसहाक डार ने जो नवाज शरीफ के राब्ते हुए हैं चौधरी साहबान के साथ और जहांगीर तरीन के साथ, उन राब्तों का उन्होंने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ कर दिया। इसहाक डार ने कहा कि मैंने चौधरी साहबान के साथ मुल्की सियासी अमूर के ऊपर गुफ्तगू की है, टेलीफोनिकली मेरा उनके साथ रब्ता हुआ है। तो इसहाक डार अगर चौधरी साहबान के साथ रब्ता करेंगे, लंदन में बैठ के रब्ता करेंगे और सियासी हालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तो वो अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश पे नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में ये ड्यूटी नवाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार की लगाई गई होगी कि आप चौधरी साहबान से रब्ता करके इस मामले पे उनकी इनपुट लें, मेरा पैगाम उन्हें पहुँचाएँ, मेरे क्या नज़रिया है, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें उन तक पहुँचाई जाए और उनकी क्या राय है, उनकी क्या आउटपुट है, वो भी मेरे साथ शेयर की जाए। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो है वो नवाज शरीफ ने इसहाक डार के ज़रिए चौधरी साहबान के साथ रब्ता किया है और इसका एतराफ़ इसहाक डार ने खुद किया है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि फिर अगला उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आपका जो खबरें चल रही हैं कि जनरल बाजवा साहब लंदन में आए, आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, तो इसहाक डार ने उसकी तरदीद कर दी। इसहाक डार ने कहा कि अगर ऐसी मुलाकात हुई होती तो मैं आपको कंफर्म कर देता, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन मैं इस पर अगर आप मेरा इनपुट लेंगे, मैं आपको कहूँगा कि अगर ऐसी मुलाकात हुई है, पहले तो मुझे कोई खबर नहीं मुलाकात हुई है नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसी मुलाकात होती भी, जो ये इसहाक डार कहने कि मैं कंफर्म कर देता, कभी भी इसहाक डार ऐसी खबर को कंफर्म नहीं करते, क्योंकि ऐसी खबरों की कंफर्मेशन कभी नहीं की जाती। दूसरी उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या टेलीफोनिकली कोई रब्ता हुआ है, तो इसहाक डार ने कहा कि बाजवा साहब के साथ कोई टेलीफोनिकली रब्ता भी नहीं हुआ, उनके साथ हमारी पुरानी शनासाई है, लेकिन ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसहाक डार ने फिर ये ज़रूर कहा कि जिस होटल में इस मुलाकात के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, उस होटल में मेरी सियासी लोगों के साथ मुलाकात हुई है और उन सियासी लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जो कोर कमेटी के जो उनका एक विंग है, उसके जो हिस्सा है, उनके साथ हमारी मुलाकातें माजी में उस होटल में होती रही हैं। अब समझ आता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कोर कमेटी के कौन रुकन रह चुके हैं और वो MNA भी नहीं है, पार्लिमानी लीडर भी नहीं है, पार्लिमानी सियासत में भी नहीं है, तो वो जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि वो लंदन इलाज कराने के लिए जा चुके हैं और लाहौर में जब वो दाखिल थे, 2 दिन हॉस्पिटल से जब वो अपने घर में मुंतकिल हुए थे, 2 दिन पाकिस्तान में रहे। उसके बाद अचानक से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें लंदन शिफ्ट कर दिया गया। अब जब लंदन शिफ्ट किया गया तो बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हुई, मैंने भी बात की कि लंदन में वहाँ पे मुलाकात हो सकती है और ये भी इस बात का इम्कान है कि जब वो 2 दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में बैठे रहे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, बताया नहीं गया कि जहांगीर तरीन जो है वो उनकी तबीयत कितनी ख़राब थी कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो लंदन मुंतकिल करना पड़ा। मेरी तो दुआ है कि जहांगीर तरीन साहब के लिए अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज जो FIA के ज़रिए मेरी चीखें निकलवाई जा रही हैं, मुझे जब मौका मिलेगा तो इनकी जो चीखें हैं वो आसमानों को छुएंगी। तो मुझे तो इसमें डाउट लग रहा है। आप देख लें कितने दिन हो चुके हैं जहांगीर तरीन साहब जो है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो लंदन पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वो इलाज कराने के लिए कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, उनके इलाज मुआलजे की कोई ख़बर सामने आई है, किसी हॉस्पिटल में वो उन्होंने एडमिट हुए हों, उन्होंने एडमिशन लिया हो, ऐसी कोई ख़बर सामने आई। हो सकता है बीमार भी हों, घर पे चेकअप करा रहे हों, डॉक्टर के पास भी गए हों, लेकिन बहरहाल इस लंदन में उनकी मौजूदगी की सोहेल बड़ाई साहब भी खबरें दे चुके हैं कि उनके शरीफ ख़ानदान के साथ रब्ते रहे हैं। इसहाक डार ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोड एंड कोड बताया है, नाम नहीं लिया। तो जहांगीर तरीन के साथ लंदन में रब्ते होंगे, सियासी जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू होगी।
लेकिन जो बाजवा साहब के रब्तों के हवाले से जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आपका टेलीफोनिकली रब्ता नहीं हुआ तो क्या कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ रब्ता है, तो सहाफ़ी के सवाल का जवाब जो है वो इसहाक डार ने नहीं दिया और ये उनका कहना था कि छोड़ें, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब बात है, मैं आपको कह चुका हूँ कोई ऐसे राब्ते नहीं है, अब यह गैर मुनासिब है, आप छोड़ें इस टॉपिक को, आगे चलें। यानी उन्होंने सवाल को गोलमोल कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई राब्ता है इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जो हमारी आज की आखिरी खबर है कि आला ओहदे पर बैठे नाज़रीन शख्सियत ने खान साहब को इसलिए मुस्तफ़ी होने का कहा है कि आपने, बल्कि 2 वफाकी वज़रा भी रिज़ाइन देने के हवाले से इमरान खान पर अपने, एक वफाकी वज़रा और भी हैं वो भी रिज़ाइन देने के हवाले से इस मामले पर इमरान खान तक अपने जो रिजर्वेशन है वो शो कर चुके हैं। बताया यह गया है कि खान साहब से ये कहा गया कि जो आपने जो पी का कानून जारी किया है इस पर आप अपनी कानूनी टीम के साथ दोबारा से मुशावरत करें, मीडिया की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, वकला की जानिब से और जो मुख्तलिफ जो सोसाइटियाँ होती हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप इस पर अपने अमल दरामद का आगाज़ शुरू करें, आप बैठें अपनी कानूनी टीम के साथ, इसको मुशावरत करें और अगर हो सकता है तो ये कानून वापस ले लें। तो बताया जा रहा है कि खान साहब तो किसी तरीके से भी इस बात पर रज़ामंद नहीं होंगे कि ये जो कानून बनाया गया है इसे फ़ौरी तौर पर वापस ले लिया जाए, लेकिन वो जो आला ओहदे पर बैठी शख्सियत हैं उनसे मुतल्लिक जो मुझे बताया गया है वो यही है कि अगर ये वापस ना लिया गया, पी का कानून में या तरमीम ना की गई, तो हो सकता है कि वो आला शख्सियत अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाए। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जिस सहाफ़ी ने ख़बर बताई है उसने कहा है कि आपने नाम नहीं बताना, मेरे साथ शेयर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इसको राज में रखना है। लेकिन ये ज़रूर बताया कि वज़रा में से भी जो अमीनुल हक साहब हैं MKM के, उन्होंने भी अपना एक लेटर लिख दिया है पी का कानून पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि इसके ऊपर आप दोबारा से गौर करें, रिव्यू करें, नज़रसानी करें और जो इस पर मुल्क के हालात बन रहे हैं उसमें कोई भी जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर है इस पी का कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से बताया गया है कि जो श्री मज़ारी साहबा हैं जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उनके भी इस पी का कानून के ऊपर जो नई तरमीम है वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और वो भी खान साहब के साथ बात तो नहीं कर रही क्योंकि वो डरती हैं। ज़राए ने बताया है कि खान साहब के साथ बात करेंगे तो वो बुरा मना जाएंगे, लेकिन ज़राए का दावा है कि श्री मज़ारी साहबा भी इस मामले के ऊपर चाहती हैं कि पी का कानून में जो तरमीम हुई हैं उन पर रिव्यू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मामले से मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम ये शेयर करेंगे कि एक बड़े ताकतवर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ख़तरे की घंटी बजाई है और वो ख़तरे की घंटी उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए भी बजाई है और अपोजिशन के लिए भी उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। वफाकी वज़ीर कौन से हैं और ख़तरे की घंटी का उनका मतलब क्या था, ख़तरे की घंटी में असल ख़बर क्या है, वो अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।